नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की 7.5% की भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। ऑलमोस्ट अपने जो हाई था वहां से 35% आपका फिसल चुका है स्टॉक। आज आज बड़ी गिरावट है बाजार में भी और पीएनबी में भी। मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखेंगे या ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो बुरी तरह से फिसले हैं। आज Hyundai की आज लिस्टिंग भी थी तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर रहा बाजार में। साथ में बहुत सारे रिजल्ट वगैरह भी आए हैं, उसका एक इम्पैक्ट रहा है। बात करेंगे गिरावट के पीछे का तीन बड़े कारण क्या रहे हैं, साथ में ये भी चर्चा होगी कि क्या इस स्टॉक से अब निकलने का मौका है या बने रहें। ऐड करना अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ पर ऐड करना बाकी है, एवरेज करना बाकी है। जब बाजार चलेगा तो क्या प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है, ऐड करें, निकलें, बाय करें, क्या हो स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों के लिए बाजार की, क्या हो स्ट्रैटेजी, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ खबरों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर तो यही रही कि बाजार में एक तरफा गिरावट आज देखने को मिली। शुरुआत ठीक ठाक थी, कल बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला था, तो उम्मीद यही थी कि आज यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी पैटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट्स जिन्होंने करके लेकर गए हैं वो अपना रिकवर करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे थोड़ा बहुत। बट आज के दिन भी बहुत ज्यादा शॉर्ट्स अनवाइंडिंग होते हुए नहीं देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी इंडेक्स 53% गिरा है आपका। एक इंडेक्स अगर आप देखें तो 3% आपका इंडेक्स गिर रहा है। तो क्या गिरावट है, आप कुछ समझ सकते हैं कि बाजार में किस तरह की गिरावट यहाँ पर हो रही है। बैंकिंग इंडेक्स में अगर आप देखें तो 1.5% यहाँ निफ्टी बैंक फिसला है आपका। मिड कैप में 2% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी फाइनेंस में आप देखिए 1% की गिरावट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे और निफ्टी 50 में तो आप देखिए अक्टूबर का जो लो था हमारा 524 का, वो भी ब्रेक डाउन होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ बाजार में एक तरफा बिकवाली है एफआईआई की तरफ से भी। और जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा बचा हुआ है या जो इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा इकट्ठा कर रखा है, जिसकी हमेशा से मैं बात करता रहा हूँ कि 2 लाख करोड़ रुपए का फ्री कैश इस समय म्यूचुअल फंड के पास है, वो अभी तक डिप्लॉय नहीं हो रहा है। वो डिप्लॉय हो भी रहा है तो फॉलो थ्रू यहाँ पर बाइंग नहीं आ रही है, क्योंकि बाजार में तभी रैली आएगी, तभी यहाँ पर एक बड़ा रिकवरी पैटर्न बनेगा जब फॉलो थ्रू बाइंग आएगी। और स्पेशली एफआईआई की तरफ से जब से वो इमर्जिंग मार्केट वाला कॉन्सेप्ट पूरा आया है, एफआईआई ज्यादा तक पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा चाइना में जा रहा है, क्योंकि 10 साल से वहां बहुत ही स्टेलमेट एक रिकवरी थी, वहां पे बहुत मंद चला मार्केट वहां पे। अब वहां पर एक रिकवरी पैटर्न बन रहा है, वहां पर एक बड़ी रैली की संभावना बन रही है, तो एफआईआई का ज्यादा पैसा वहां पर जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। हालांकि इंडिया में भी पैसा आएगा, बट अभी के लिए जो हीटेड अप मार्केट है हमारा, उसमें थोड़ा करेक्शन जो है, जो हेल्दी करेक्शन है, वो चाहिए भी था और वो यहाँ पर आ भी रहा है अभी के लिए। अगर आज के लिए आप बात करें बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली, तो बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ एक स्टॉक, निफ्टी बैंक में सिर्फ एक स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, जो ठीक ठाक रिटर्न दिया है। बाकी सिटी यूनियन बैंक हो गया, वो 14% के करीब चला आज के दिन में, बट वो इसका हिस्सा शायद नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसके इंडेक्स में तो आईसीआईसीआई बैंक ने 1% की रैली दिखाई है लगभग। बाकी अगर आप देखें तो जो जितने बड़े स्टॉक है, पीएनबी हो गया 8% के करीब में गिरावट है, केनरा बैंक हो गया 5.5% की गिरावट है, 6% लगभग, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया 5% की गिरावट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया 3% की गिरावट है। तो ओवरऑल यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक हो गया, ऑटो स्टॉक हो गया, वहां पर लगातार तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इंटरनली कोई इश्यू है बैंक में या इंटरनल प्रॉब्लम आ गई है, कोई बड़ा एनपीए आ गया है सामने, कोई बड़ा स्कैम हो गया है, लोन बुक ओपन हो गई है या रिजल्ट आ गए हैं, ऐसा नहीं है। स्टॉक में मार्केट में गिरावट हुई जिसका एक रिपरकशन आपको स्टॉक पर भी देखने को मिला है। करना क्या है उसकी बात बाद में करेंगे, अभी के लिए रीजन क्या है गिरावट के पीछे। एक बड़ा कारण आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ऑटो और बैंकिंग स्टॉक ने मार्केट को पूरा का पूरा ड्रैग किया है। Hyundai की देखिए, जब भी बड़ा आईपीओ आता है ना, होता क्या है, बड़ा आईपीओ 25,000 करोड़ का आईपीओ था, तो पैसा तो वहां भी डाइवर्ट होगा। जो 25,000 करोड़ रुपए आपका पीएनबी में लग सकते थे, 25,000 करोड़ का 1% पीएनबी में लग सकता था, या कुछ पैसा पीएनबी में लग सकता था, या किसी और स्टॉक में लग सकता था जो मार्केट को थोड़ा मजबूत करता, स्ट्रॉन्ग करता, वो 25,000 करोड़ रुपए अब हिंडो में लग गए। अब हिंडई में अगर आप देखेंगे तो वो सारा का सारा पैसा वो अपनी कंट्री में लेकर के वापस जाने वाले हैं, यहाँ नहीं रखने वाले वो पैसा, स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोल दिया है। अब 25,000 करोड़ रुपए अगर कंट्री से बाहर जाते हैं तो जो डीआईआई का पैसा है, जो रिटेल का पैसा है, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट से निकल करके बाहर जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि बाजार में जब भी इस तरह के आईपीओ आते हैं, जो बड़ा आईपीओ होता है, वो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे की ओर लेकर के जाता ही है। कोल इंडिया का आईपीओ आया, एलआईसी का आईपीओ आया, आपने दोनों इंसिडेंट देखे हैं कि मार्केट में वो प्रेशर देखने को मिला ही था। तो ऑटो सेक्टर भी आज दबाव में रहे, बैंकिंग सेक्टर भी आज दबाव में रहे हैं। कितनी गिरावट हुई आपने खुद देखा है। और मार्केट में अगर आप देखें ना, तो जो मेन लेवल थे हमारे, निफ्टी 24,450 के आसपास आ गए, 950 पॉइंट आपका सेंसेक्स नीचे गया। स्मॉल कैप मिड कैप में 2 से 4% की गिरावट हुई, 3% की गिरावट और निफ्टी नेक्स्ट 50 में हुई है।
तो कहीं ना कहीं बाजार में खबरें अच्छी नहीं है। एक तो रिजल्ट का सीजन चल रहा है, जो कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। एसआरएफ का रिजल्ट आया जो कि बहुत खराब रहा एंड एट द एंड ऑफ द डे। और वहां पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो छोटे स्टॉक्स है, मिड कैप कंपनी जो, उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं जो कि खराब आ रहे हैं। मेजगॉन डॉक ने यहाँ पे जो अपना स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। तो वहां जो जो ये इवेंट हो रहे हैं ना लगातार बाजार में, जो कि बाजार की जो लिक्विडिटी है, जो लगातार रिटेल को बोला जा रहा था कि रिटेल बाजार को संभाल रहा है, रिटेल बाजार को ऊपर लेकर के जा रहा है, अब रिटेल का पैसा भी काम नहीं आ रहा है, डीआईआई का पैसा भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा खत्म है, लिक्विडिटी बाजार में बची नहीं है। रिटेल ने बहुत ज्यादा पैसा आईपीओ में लगाया, रिटेल ने बहुत ज्यादा पैसा, जो हिंडई का आईपीओ था उससे पहले जितने भी आईपीओ आए थे, चाहे वो बजाज का रहा हो, चाहे वो ओला का रहा हो, चाहे वो कोई और आईपीओ रहा हो, वहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सेट हो चुकी है ऑलरेडी। अब बाजार में लिक्विडिटी चाहिए तो रेट कट से आएगी, बाजार में लिक्विडिटी चाहिए तो बाजार में जो फॉल आ रहा है, यहाँ से बहुत सारा पैसा मार्जिन के थ्रू कट आउट करके बैंक में जाएगा और बैंकों से दोबारा से रिटेल के पास आएगा पैसा। तो एक लंबा वेट करना पड़ सकता है। लंबा वेट से मेरा मतलब है 2 से 3 महीने का कम से कम। यहाँ पे एक बेयरिश मोमेंटम नहीं कहूंगा, पर हाँ न्यूट्रल सीजन जरूर चलेगा। ये मार्केट आपका थोड़ा सा न्यूट्रल मोमेंटम में रहेगा। अभी के लिए तो जो डर है वो गिरावट का ही है। 2 दिनों की बड़ी गिरावट है यहाँ पे। ओवरसोल्ड जोन में हम ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई यहाँ पर रिस्क है निचले लेवल पे अभी भी हम गिर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर एक रिकवरी पैटर्न देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म होगा, लंबा चलेगा, ये डिपेंड करेगा उसके बाद। कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे एक रिकवरी पैटर्न बन सकता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट अभी के लिए मेरा मानना यही है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक ले रखा है तो जल्दीबाजी में, पैनिक में, जस्ट बिकॉज के मार्केट में गिरावट है, उसको बेचने की जल्दीबाजी कम से कम नहीं करनी चाहिए। पीएनबी का भी चार्ट देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है, 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है, 100 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है। 50 का मूविंग एवरेज भी टूट गया है और 100 के आसपास ये आ रहा है लगभग, आपका वीकली एवरेज है ये। तो कहीं ना कहीं एक जो लेवल आपका बचा हुआ है दैट इज अराउंड 86 रुपीज के आसपास का, 90 रुपीज के आसपास का, ये एक आपका जोन बनेगा, सपोर्ट जोन यहाँ पर आपका आकर के बन सकता है। मैंने पहले भी बोला कि डिप में बाय करना है, चाहे आप पीएनबी बाय कर रहे हो, चाहे वो टाटा बाय कर रहे हो, कोई भी स्टॉक हो, टाटा इन्वेस्ट हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो, कोई भी स्टॉक हो, डिप में बाय करेंगे तो मार्केट डिप में बाइंग करने वाला है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मार्केट है। शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडर्स के लिए या मिड टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसकी बाजार हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से हम गिरावट फेस कर रहे हैं। अगस्त से ही अगर आप देखें तो यहाँ पर चांसेस बन गए थे कि बाजार में गिरावट होगी और बहुत सारे स्टॉक ने साइन दिखाना स्टार्ट भी कर दिया था। आरती इंडस्ट्री हो गया, एनएमडीसी हो गया, मैजगॉन डॉक हो गया, इनमें बड़ा फॉल आ चुका है ऑलरेडी। 40% के आसपास इन स्टॉक्स में गिरावट हो चुकी है, 40% 50% के करीब में। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 130 के आसपास से हम फिसलते चले आ रहे हैं और 35% का फॉल यहाँ पर भी आ चुका है। मेरा मानना यह है कि अगर मेरे पास ये स्टॉक है तो आई वुड होल्ड दिस कंपनी। छोटे समय के लिए मैंने बाय नहीं किया है, तो मैं छोटे समय के लिए पैनिक भी नहीं करूंगा यहाँ पे कि थोड़े समय के लिए अगर गिरावट आ रही है, ठीक है 8% की गिरावट है, आज मुझे मेरा पोर्टफोलियो रेड में देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि मेरा जो लॉस है 20,000 के करीब का लॉस हो, मेरा 30,000 के करीब का लॉस हो मेरा। बट अभी भी मैं होल्ड करने की अगर स्थिति में हूँ और मुझे वो पैसा नहीं चाहिए तो आई वुड होल्ड दिस कंपनी। और धीरे धीरे करके अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कोई और स्टॉक उठाऊंगा। अगर मैं ओवर एक्सपोज नहीं हूँ इस कंपनी में, यानी कि 10% से ज्यादा पैसा मैंने इस कंपनी में नहीं लगा रखा है और मैंने 8% 5% लगा रखा है, तो आई वुड ट्राई टू होल्ड इट एंड एट द सेम टाइम आई विल ऐड मोर क्वांटिटी ऑफ दिस कंपनी एज वेल। ठीक है, मैं ज्यादा क्वांटिटी ऐड करूंगा जब तक कि 10% 8% नहीं हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, ओवर एक्सपोज नहीं करना है मुझे। बट 5% 8% 9% के आसपास तक मैं जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके, कि मार्केट की गिरावट कब तक चलेगी मुझे नहीं पता। तो लेट्स से कि अगर मैंने 100 ही शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो जब भी गिरावट होगी तो मैं 5 और ऐड करूंगा, जब भी गिरावट होगी मैं 5-5 करके और ऐड करूंगा। एक बार में 20 नहीं, एक बार में 25 नहीं, एक बार में 50 नहीं, 5-5 करके, क्योंकि मुझे नहीं पता गिरावट कब तक होगी, तो मैं 5-5 ऐड करूंगा ताकि जो मेरा एवरेज है वो धीरे धीरे करके नीचे आता रहे, एवरेज प्राइस। तो एवरेजिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिप में धीरे धीरे करके अगर ऐड करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी देखिए स्टॉक में अभी भी मुझे इंटरनल कोई खास इश्यूज देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो मेरे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैंने बाय किया था वो अभी भी इंटैक्ट है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स हैं भैया, सबसे पहली बात कि कंपनी मजबूत है, 32,000 करोड़ का रेवेन्यू और 3200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, जो कि अभी भी इंटैक्ट है। कंपनी ने अभी Q2 के नंबर्स अनाउंस नहीं करे हैं, बट आई एम होपिंग कि इस रेंज में ही नंबर आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सभी बैंक्स के हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। बहुत बड़ा हिट नहीं लगता है यहाँ पे, तो मेरे लिए कोई भी फैक्टर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। दूसरा बड़ा फैक्टर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि अगर रिसेंटली अगर आप देखें जहां एफआईआई बाजार को छोड़ करके जा रहे हैं, वहीं पर एफआईआई ने 3-3.5% की रैली बाइंग यहाँ पर की थी। तो गवर्नमेंट ने भी पीएनबी में थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया था 3% के करीब में, जिसकी वजह से गिरावट स्टार्ट हुई थी, बट वो सितंबर के स्टार्टिंग में ही कर दिया था।
अभी कुछ नया नहीं है उसमें। अभी के लिए अगर आप देखें जो दूसरा फैक्टर था वो ये कि एफआईआई जहां बाजार को छोड़ के जा रहे हैं, वहीं पर अगर आप देखें तो पीएनबी में एफआईआई ने बाय किया है, 3% के करीब में बाइंग यहाँ पर हुई है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। 2 लाख करोड़ के आसपास का स्टेक यहाँ पर, 2 लाख करोड़ का कैश जो है वो म्यूचुअल फंड के पास रखा हुआ है, वो बाय नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप इस केस में देखेंगे तो लगातार हर महीने यहाँ पर धीरे धीरे करके एफआईआई ने भी पैसा उठाया है, माल उठाया है इस कंपनी का, म्यूचुअल फंड ने भी माल उठाया है पीएनबी का। तो मुझे लगता है कि देखिए कंपनी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फेज में है। कंपनी फंडामेंटली अंडरवैल्यूड स्टॉक है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो वॉरेन बफे का एक बड़ा प्रिंसिपल है कि कोई भी स्टॉक अगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और डिस्काउंट पे अवेलेबल है तो उसको बाय करना चाहिए। तो कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, बुक्स